सबसे पहले तो आरुषि जी आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हम उस आपके स्टार्टअप की बात करेंगे, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि जब किसी भी पुरस्कार से हमें सम्मानित किया जाता है तो हमारी जिम्मेदारियां बहुत बहुत बढ़ जाती हैं। तो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार जो आपको दिया गया है वो कितना अहमियत रखता है आपके जीवन में? बहुत ही अच्छा सवाल है संजय जी। और मुझे लगता है कि जब हम विकास के, सामाजिक विकास के मुद्दों पर काम करते हैं या ऐसे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं जिनके सोल्यूशंस अभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो काफी मेहनत का काम होता है और काफी उसमें संयम और पेशेंस लगता है। तो ऐसे में जब हमारी सरकार या फिर अन्य लोग काम को महत्व देते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं, कुछ अवार्ड देते हैं, तो मुझे लगता है उससे जो मोटिवेशन चाहिए आपको कंटिन्यूली काम करने का, क्योंकि कोई भी चीज एक रात में नहीं होती है, तो वो मोटिवेशन जो है आई थिंक उससे बहुत मुझे मिला है। एंड दूसरी चीज आई थिंक एक युवा होने के नाते और इस देश का नागरिक होने के नाते जो जिम्मेदारी है उसका एहसास भी फिर और बढ़ता है कि अगर सामने से देश के जो लोग हैं या सरकार हैं वो हमारे काम को महत्व दे रहे हैं, तो मतलब हमारा भी फर्ज जो है वो और बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि मनोबल और जिम्मेदारी ये दो पक्ष में उसका काफी योगदान रहा है अवार्ड का। बिल्कुल सही कहा आपने कि मनोबल और जिम्मेदारी दो ऐसी चीज हैं, यदि हमारा मनोबल ऊंचा है तो हम बहुत सारी जिम्मेदारियों को बहुत ही आसानी तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, उस पर विजयश्री हासिल कर सकते हैं। और अब हम आते हैं आपके स्टार्टअप पर, जिसके माध्यम से आप लोगों को अच्छी पढ़ाई की तकनीक सिखाती हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि पढ़ाते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आज की आवश्यकता को देखते हुए, माहौल को देखते हुए, स्वरूप को देखते हुए एक बेहतर तरीके से पढ़ाई की जरूरत बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। बताइए जरा अपने स्टार्टअप के बारे में। बिल्कुल। तो संजय जी, हमारे कंपनी का नाम है अश्वत्थ लर्निंग कम्युनिटीज। यदि आपको मालूम हो तो पीपल के पेड़ को संस्कृत में अश्वत्थ कहते हैं। और हमारा ये मानना है कि अगर हमारे समाज को हम एक वन के स्वरूप समझें, तो जो टीचर्स हैं वो एक पीपल के या अश्वत्थ के पेड़ की तरह होते हैं, जिनकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं और वो बहुत कम संसाधन में अपने समाज को बहुत कुछ दे रहे होते हैं, छांव दे रहे होते हैं, हवा दे रहे होते हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि सारे टीचर्स जो हैं वो पीपल स्वरूप होने चाहिए। इसमें हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, पहला तो वो आपको भी मालूम है कि वो अंग्रेजों के समय में उसकी बुनियाद रखी गई थी। तो वो हमारे सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से उसका ढांचा नहीं बना है। चलिए वो अब थोड़ा बहुत हमारे देश के हिसाब से ढल भी रहा है, लेकिन उसमें भी क्योंकि वो पुराने जो हमारे फैक्ट्रीज वाला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था उसके हिसाब से उसे बनाया गया था। जो भी उसका सिलेबस है, जो भी पढ़ाने की पद्धति है, जो भी टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिश्ता है, वो आज का जो हमारा 21st सेंचुरी है, 21वीं सदी है, जहाँ पर की नॉलेज रेवोल्यूशन चल रहा है, वहाँ उसके लिए अभी हमारा एजुकेशन सिस्टम प्रिपेयर्ड नहीं है। तो हमारा कहना है कि ये एजुकेशन सिस्टम में एक रेवोल्यूशन लाने के लिए जो टीचर्स हैं हमारे, वो सबसे बेहतर योगदान कर सकते हैं, क्योंकि वही है जो बच्चों से डायरेक्टली एंगेज कर रहे हैं। तो उसके लिए हम 21वीं सदी के टीचर्स ट्रेन करते हैं। जो भी युवा लोग टीचर बनना चाहते हैं, यदि उन्होंने टीचर ट्रेनिंग की डिग्री करी हुई है, बीएड किया हुआ है, डीएलएड किया हुआ है, तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। या फिर अगर ऐसी महिलाएं हैं जो कि अब वापस से एक तरह से वर्कफोर्स में आना चाहती हैं, अब वो टीचर बनना चाहती हैं, स्कूल में पढ़ाना चाहती हैं, तो हम उन लोगों को पहले हायर करते हैं, फिर हम उनकी ट्रेनिंग करते हैं, फिर हम उन्हें स्कूल में या एडटेक कंपनी में नौकरी पर लगाते हैं। जब वो नौकरी पर होते हैं तो हम निरंतर उनका सहयोग करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। एंड एट द एंड ऑफ इट, जब उनका ट्रेनिंग पीरियड पूरा हो जाता है, तब फिर वो और बेहतर नौकरी और हायर पेइंग नौकरी भी कर सकते हैं। इस दौरान जो भी आपका एडटेक होती है या फिर स्कूल होता है, उनको भी ऐसे टीचर मिलते हैं जो कि बेहतर तरीके से पढ़ा पा रहे हैं। यहाँ पर मैं 1 मिनट और लेना चाहूंगी ये समझाने के लिए कि जब हम कह रहे हैं कि बेहतर तरीके से पढ़ाना, तो उसका मतलब क्या है। तो जैसे मैंने 21वीं सदी की बात करी, तो आजकल बहुत आप सुनते हैं कि
AI के जमाने में जॉब्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, 21st सेंचुरी स्किल्स की जरूरत रहेगी, तो हम लोग 4 स्किल्स पर फोकस करते हैं। पहला है आपका कम्युनिकेशन, कि अच्छे से कोई भी बच्चा बड़े होके अपनी बात रख पाए कॉन्फिडेंस के साथ। दूसरा है क्रिटिकल थिंकिंग। हमें सबको मालूम है कि इतने तरह की जानकारी आजकल हमें व्हाट्सएप पे मिल रही है, इंटरनेट पर मिल रही है, लेकिन उस जानकारी में क्या सही है क्या गलत है ये देख पाना, और उस जानकारी से मुझे क्या मतलब निकालने की जरूरत है वो तय कर पाना, उसके लिए क्रिटिकल थिंकिंग की आवश्यकता होती है। तीसरा है क्रिएटिविटी। अगेन, क्योंकि जब बहुत सारी जानकारी हमारे पास है तो उसको हम क्रिएटिवली अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस तरीके से यूज करें। एंड चौथा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आगे के जॉब मार्केट में, वो है कोलैबोरेशन, यानी कि और लोगों के साथ में कैसे काम कर पाना। क्योंकि अभी तक ऐसा था कि एक व्यक्ति ने बता दिया और सबको अपना अपना काम करना है, लेकिन आगे चल के सबको साथ में मिलके चीजें करनी होंगी। तो ये 4 चीजें हमारा बिल्ड करने का फोकस है। अब इसको बिल्ड करने के लिए बहुत सारी कंपनीज और बहुत सारी संस्थाएं कहते हैं कि स्कूल में एडिशनल प्रोग्राम चलाने चाहिए या एडिशनल सिलेबस डालना चाहिए। हमारा ये कहना है कि जिस तरीके से एक टीचर चाहे मैथ पढ़ा रही है, साइंस पढ़ा रही है, हिंदी पढ़ा रही है, उसी में अगर हम ये सारे स्किल्स को इंश्योर कर लें कि ये बिल्ड हो जाएंगे, तो हमें अलग से चीजें बिल्ड करने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं कि अगर इंग्लिश का लेसन है तो अधिकतर अगर अभी आप एक कोई स्कूल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि टीचर बोर्ड पर लिख रही है, बच्चे उसे कॉपी कर रहे हैं, या टीचर बोल रही है, बच्चे उसे दोहरा रहे हैं। ये हम कहते हैं कि ये होना चाहिए, पर इसके बाद ये भी होना चाहिए कि बच्चे आपस में उसके ऊपर बात कर रहे हैं। फिर ये भी होना चाहिए कि बच्चे इंग्लिश में अपना कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या कोई रोल प्ले कर रहे हैं, जिससे कि एक्चुअली जो है वो उसका यूज है उसको सीख पाएंगे। एंड सिमिलर चीजें मैं एग्जांपल्स आपको बहुत सारे दे सकती हूँ। नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बताया कि आपका स्टार्टअप किस प्रकार का है और ये 4 स्तंभों को लेकर आप काम कर रही हैं। इसके माध्यम से एक बेहतर शिक्षक तैयार होंगे और उन शिक्षकों के माध्यम से आने वाली जो पीढ़ी है वो अपना एक भविष्य बेहतर तरीके से मोड़ सकेगी और उसे संवार सकेगी। हम जानना चाहते हैं आरुषि जी कि आपने कितने साल पहले ये स्टार्टअप शुरू किया और इतने वर्षों में आपने कहाँ ट्रेनिंग दी है? बिल्कुल, हम लोगों की शुरुआत 2020 के अंत में हुई थी। पिछले 2 साल में हमने 1500 से अधिक शिक्षकों के साथ काम किया है, जो कि बीएड या डीएलएड की डिग्री कर रहे थे, ऐसे शिक्षकों के साथ हमने काम किया है। अधिकतर ये जो काम है ये राजस्थान में रहा है, जयपुर, अलवर, टोंक डिस्ट्रिक्ट में। और अभी हमने पिछले 5 महीने में 5 टीचर्स को स्कूल में भी लगाया है, और जब वो स्कूल में पढ़ा रहे हैं तब हम उनका निरंतर सहयोग कर रहे हैं। तो ये पिछले 2 साल में हमने सीखा है कि आगे हम किस तरीके से काम करना चाहते हैं। आपके इस काम को जो जिन्हें आप ट्रेनिंग देती हैं उन्होंने कितना स्वीकार किया है और उन्होंने कितना समझा है कि ये जो नई तकनीक है आपके 4 पिलर्स वाली, ये कितनी महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। तो हमारे अनुभव में क्योंकि हम सभी लोग एक शिक्षा पद्धति से निकल रहे हैं, जब तक हम नया एक्सपोजर नहीं देते हैं तब तक जो हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो कई बार समझ नहीं पाते हैं कि क्यों बदलाव की जरूरत है या क्यों उन्हें सीखने की जरूरत है। लेकिन जब वो एक बार हमारे ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं और उसमें उन्हें अपनी बात रखने का मौका मिलता है, उन्हें अपने बारे में बात करने का मौका मिलता है, उन्हें शिक्षा के उद्देश्य के बारे में सोचने का मौका मिलता है, टेक्नोलॉजी का यूज करने का मौका मिलता है, तब हमने देखा है कि काफी लोगों का मोटिवेशन होता है चीजों को सीखने का और हमसे जुड़े रहने का। उसमें जो मैं साथ में चैलेंज भी जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि स्टार्टअप है तो चैलेंजेस हमेशा रहते हैं। जो सबसे बड़ा चैलेंज हम फेस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा फोकस प्राथमिक ग्रेड्स पर है, जो 1st से 5th क्लास है, जो फाउंडेशन बनाती है उस पर है। जी। तो वहां पर अभी एक तो प्राथमिक शिक्षकों की जो एक तरह से समाज में भूमिका और इज्जत है वो अभी बहुत कम मानी जाती है। जो बड़े ग्रेड्स हैं, जो कि 10th को पढ़ा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं, IIT के लिए पढ़ा रहे हैं, उनको बहुत तवज्जो दिया जाता है। तो एक तो ये हमें चैलेंज आ रहा है कि इस वजह से जो लोग हमसे जुड़ना भी चाहते हैं
उनको वो बैरियर आता है या घर वालों से आता है कि अरे आप इस क्लास में थर्ड क्लास को क्या पढ़ाओगे। और साथ ही जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें खास करके जो प्राइमरी ग्रेड्स हैं उनमें सैलरीज बहुत कम है। तो ये हमें दूसरा चैलेंज आता है। लेकिन जब हम नए तरीकों के बारे में बताते हैं तो टीचर्स जो हैं वो सीखना चाहते हैं और इसी वजह से हमारा युवा टीचर्स के साथ काम करने पर फोकस है, एज अपोज टू कि जो टीचर्स ऑलरेडी सिस्टम में कुछ साल से ढल चुके हैं। अच्छा, तो मतलब शिक्षकों को ये पद्धति बहुत पसंद आ रही है जो आप उन्हें नए नवाचारों से परिचित करा रही हैं। आपके इस काम को शासन स्तर पर या और अन्य संगठनों के स्तर पर कितनी सराहना मिली है, कुछ वो भी बताएं। बिल्कुल, तो जैसा मैं आपको बता रही थी कि एक निधि EIR करके प्रोग्राम है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, वो ग्रांट हमें अभी मिली है। अच्छा। उसके अलावा अभी जो हम जिन स्कूल से बातचीत कर रहे हैं उनसे हमें काफी सहयोग है। अलवर और जयपुर के जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है उनके साथ भी हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं। रिस्पॉन्स अच्छा है, बस सफर बहुत लंबा है। अच्छा। और ये एक खास बात ये भी है कि आपको अपने स्टार्टअप के माध्यम से मध्य प्रदेश में भी शिक्षकों को पढ़ाने का ऑफर मिला है, तो इसके बारे में बताइए कि ये प्रस्ताव आपके पास कैसे आया और आप इसके माध्यम से आप क्या नया करने वाली हैं। बिल्कुल। तो ये एक्चुअली हमारे लिए भी बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि हम राजस्थान में बेस्ड हैं, लेकिन क्योंकि स्मार्ट सीड इंक्यूबेशन सेंटर से हमारा जुड़ना हुआ है, इस वजह से अब हम सोच रहे हैं कि इंदौर में अपना काम शुरू करेंगे। इसमें ऑफ कोर्स हमारी शुरुआत जो है वो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स के साथ रहेगी एंड फिर हम लॉन्ग रन में चाहेंगे कि जो हमारे सरकारी स्कूल में नए टीचर्स की भर्ती हो रही है उनको हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम करवा पाएं और उनका सहयोग कर पाएं। हमें पता है MP में CM राइज प्रोग्राम के अंदर ऑलरेडी एजुकेशन में बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो हम उसमें जरूर सहयोग करना चाहेंगे। अपने इस स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ कितनी बड़ी टीम काम कर रही है? अभी हम लोगों की 8 लोगों की टीम है, जो कि हम लोग जयपुर में ही बेस्ड हैं, जयपुर और अलवर में बेस्ड हैं। इसमें 3 टीचर्स हैं हमारे जो एक्चुअली सारी चीजें क्लास में करके देखते हैं, जो हम और टीचर्स के पास लेके जाना चाहते हैं, और फिर हम बाकी लोग अलग अलग भूमिका निभाते हैं। अच्छा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर आपका ये जो स्टार्टअप है वो कितना ध्यान दे रहा है, क्योंकि अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से ही पढ़ाई हो रही है, बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है, महाविद्यालयीन छात्रों को शिक्षित किया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत ही सही सवाल फिर से संजय जी, क्योंकि हमारा जो पूरी भूमिका है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हिसाब से ही है। तो आप देखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत फोकस है कि जब छोटे बच्चे हैं उनके मजबूत नींव रखी जाए, तो इसीलिए हम लोग भी प्राथमिक कक्षाओं के साथ पहले काम कर रहे हैं। उस नीति में 21st सेंचुरी स्किल्स के ऊपर भी बहुत फोकस है। उस नीति में शिक्षकों को सहयोग देने पर भी फोकस है। तो हम लोग को एक्चुअली बहुत प्रेरणा मिली है शिक्षा नीति से कि शिक्षा नीति भी इस हिसाब से सोच रही है, तो सरकार की भी आगे योजनाएं आएंगी जिनका हम लाभ उठा पाएंगे। इसमें एक चीज कहना चाहूंगी कि जो हमारी शिक्षा नीति है उसमें ये भी प्रस्ताव है कि धीरे धीरे करके जो अलग अलग सब्जेक्ट अभी स्कूल में पढ़ाए जाते हैं कि हिंदी, मैथ, इंग्लिश, साइंस सब अलग अलग पढ़ाया जाता है, इनकी भी साथ में इनको लाया जाए और एक इंटीग्रेटेड अप्रोच टू टीचिंग होता है कि सारे सब्जेक्ट्स को साथ में लाके पढ़ाया जाए। तो हमें उम्मीद है कि हम भी उसको धीरे धीरे अपने काम में लेके आ पाएंगे। ये बहुत अच्छा काम है आपका। और आप कुछ ऐसे विषयों को भी अपने स्टार्टअप में शामिल करना चाहती हैं जो कि आज की बहुत बड़ी आवश्यकता बन गए हैं, क्योंकि हमने 2 साल का कोरोना पीरियड देखा है और ऐसी स्थिति में जन के बीच में एक निराशा, अवसाद जैसी जो स्थितियां निर्मित हुई हैं, चाहे वो उनके काम को लेकर हों, चाहे उनके परिवार में कोई घटना की वजह से हो, तो कुछ ऐसे पहलुओं से भी आप इसमें कुछ अपनी बात रखने वाली हैं? तो पहला तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारा जो भी काम है हमारा नाम है अश्वत्थ लर्निंग कम्युनिटी, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जब भी लोग साथ में आते हैं तो वो एक दूसरे का सहयोग कर पाते हैं, नया सोच पाते हैं और बदलाव के लिए जो एफर्ट जरूरी है वो कर पाते हैं। तो वही चीज मैं कहना चाहूंगी कि क्योंकि हम जो भी ट्रेनिंग्स करते हैं, जो भी प्रोग्राम्स करते हैं, उसमें इस चीज पर बहुत फोकस होता है कि कैसे सब लोगों के बीच में अच्छे रिश्ते बने और वो अपनी बात रखने में, अपने भावनाएं व्यक्त करने में सहज महसूस करें। तो मुझे लगता है कि एक तो उस तरीके से
जो कोविड के बाद का, बिल्कुल सही आपने कहा कि ये सब में ही एक निराशाजनक वातावरण चल रहा है, तो वो सामुदायिक सोच से उसमें मदद होती है। दूसरा मैं कहना चाहूंगी कि स्कूल की अगर हम बात करें तो अभी सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा है कि जो बच्चे 2 साल तक स्कूल नहीं आए एंड खासकर जिनको अपने घर पर भी पढ़ाई का वातावरण नहीं मिला या अच्छे से ऑनलाइन क्लासेस नहीं मिले, उनके साथ अभी स्कूल में 2 परेशानियां हो रही हैं। पहला तो कि उनको क्लास में बैठने की, टीचर की बात सुनने की आदत नहीं है, और दूसरा कि उनके जो पढ़ाई का स्तर है वो उनके कक्षा के या उम्र के उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उनका पीछे लॉस हो गया है। तो वहां पर हम ब्रिज कोर्स, जो कि कई राज्य सरकारों ने भी लागू किया है, हम ब्रिज कोर्स हमारे टीचर्स को ब्रिज कोर्स करने में ट्रेन करते हैं, और जो हमारा अलवर और जयपुर में काम चल रहा है वहां पर हमने इस चीज पर काम भी किया है। तो उससे क्या होता है, जब बच्चों का स्तर बढ़ता है तो खुद ब खुद जो टीचर की निराशा है वो कम होती है और उनको और हिम्मत मिलती है। एंड मुझे लगता है इनफैक्ट टीचिंग का सबसे बड़ा जो फायदा है एक इंडिविजुअल स्तर पर, एक व्यक्तिगत स्तर पर, वो यही है कि बच्चों से हमें बहुत उम्मीद मिलती है। तो चाहे आसपास में जो भी चल रहा हो, लेकिन जब हम देखते हैं कि आने वाले कल के लिए एक अच्छी नींव तैयार हो रही है, तो हम लोगों को भी मेहनत करने का मनोबल जो है वो बढ़ता है। आरुषि जी, बहुत अच्छी बातें हुई आपसे, और आपने अपने स्टार्टअप के बारे में बात की, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़ी बात की और तमाम पहलुओं पर बात की। तो अब वो वक्त हो गया आपसे अनुमति लेने का। मैं चाहता हूं कि आप चलते चलते ऐसे युवाओं से क्या कहना चाहती हैं, क्योंकि आप युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, कि देश को आगे ले जाने में उनकी क्या भूमिका हो सकती है, उनको कौन सी बातों का ख्याल अपनी जिंदगी में रखना जरूरी है। बहुत ही आपने गंभीर प्रश्न ये पूछ लिया है। जी। मुझे लगता है कि आज के माहौल में निराश होना, हताश होना बहुत आसान है, इसलिए हमें खुद से क्या कहते हैं कॉन्शियसली ये चूज करना पड़ेगा कि नहीं, मैं निराश नहीं होना चाहती हूँ, मैं हताश नहीं होना चाहती हूँ। और ये खुद पे विश्वास हमें व्यक्तिगत रूप पे भी करना होगा, एक सामूहिक रूप पे भी करना होगा कि हम एक बेहतर कल बना सकते हैं। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी, आज के समय में क्योंकि हमें हर तरह की जानकारी मिल रही है, तो किसी भी चीज को पढ़कर उसको ना माने, चाहे वो मैं बोल रही हूँ, चाहे संजय जी बोल रहे हो, बात को सुनकर ना माने, उसको खुद के लिए सोचें। अपना जो आपका लिव्ड एक्सपीरियंस रहा है, जो भी आपके जीवन का अनुभव रहा है, उससे उसको जोड़ने की कोशिश करें कि क्या ये बात मेरा जो अनुभव है उससे सच है कि नहीं है। जहाँ पर डाउट लगता है वहां पर और लोगों से बातचीत करें और फिर अपनी सोच बनाएं, और उससे जो हमें ये निराशा और हताशा वाली चीज है उसमें भी मदद मिलेगी। आरुषि जी, एक बार फिर से हम आपके स्टार्टअप के लिए और आपके काम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और आपने जो विचार व्यक्त किए हैं निश्चित रूप से वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो भी इस बातचीत को सुनेंगे वो उसे अमल में लाने का बहुत प्रयास करेंगे। शिक्षा जगत में आपका जो काम चल रहा है, उसमें जो आप योगदान दे रही हैं वो वाकई काबिले तारीफ है। एक बार फिर से आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आपको करते हैं नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी।